नमस्कार। चलिए आज प्रेमचंद की एक प्रसिद्ध कहानी को देख लेते हैं हम लोग। पूस की रात। पूस 12 महीनों में से एक महीने का नाम है पूस। और जैसे हम लोग अंग्रेजी में जानते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी। तो ये महीना पूस है जनवरी का। अगहन के बाद पौष होता है और पूस नहीं पौष होता है। लेकिन चूँकि प्रेमचंद को ग्रामीण परिवेश दिखाना है, गांव के लोगों को दिखाना है, और इस कहानी में जो नायक है हल्कू वह गांव से है और उसकी स्थिति को इस कहानी के माध्यम से चित्रित किया है इन्होंने। तो गांव में पूस ही बोलते हैं। पूस, माघ, फागुन, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, फिर पूस। इसको अगर हिंदी में बोले तो पौष, माघ, फाल्गुन, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, अगहन और फिर पौष। अगहन में धान कटता है और उसके बाद पूस आता है। पौष जो कि जनवरी का महीना होता है, अगहन दिसंबर होता है और पौष जनवरी, जिसमें हम लोग पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं। और उसी को कहते हैं कि पुसालू मनाने जा रहे हैं, पुसालू करने जा रहे हैं, मतलब पूस मनाने जा रहे हैं। नए साल की खुशी में हम लोग बाहर खाना बनाते हैं। पुसालू, पूस वही है, ठीक है। तो पूस की एक रात, पूस महीने में एक रात है जो जनवरी है। उस जनवरी में एक रात की कहानी है इस कहानी में। तो चलिए देखते हैं हम लोग कहानी में है क्या। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपये रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। हल्कू जो इस कहानी का नायक है, हल्कू ये कह रहा है कि सहना आया है। सहना जिससे ये रुपया लिए हुआ है कर्ज पर और ये वसूली के लिए हल्कू के दरवाजे पर आया है मांगने के लिए पैसा। तो वही अपनी स्त्री से, अपनी पत्नी से हल्कू कह रहा है कि सहना आया है, लाओ जो रुपये रखे थे उसे दो, मैं सहना को दे दूं और इस तरह से गला छूटे, मतलब इसका पिंड छूटे, पीछा छूटे, इससे हम निश्चिंत होए। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी। मुन्नी हल्कू की पत्नी है। मुन्नी ये झाड़ू लगा रही थी, सुबह सुबह का समय है, झाड़ू लगा रही थी। पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपये हैं, दे दोगे तो कम्बल कहाँ से आवेगा। कम्बल पूस का महीना है, जनवरी का महीना है, उस समय ठंड भी होती है। तो कंबल तन ढकने के लिए, ठंड से बचने के लिए ज़रूरी है, आवश्यक है। वो पैसे असल में बचा के रख रही थी कंबल के लिए, कंबल खरीदेंगे। तो कह रही है 3 ही तो रुपये हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा। माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी। उससे कह दो फसल पर रुपये दे देंगे, अभी नहीं। कह रही कि फसल जब काटेंगे ना उस समय रुपये दे देंगे, वापस कर देंगे, अभी नहीं है। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया। कम्बल के बिना हार में रात को वह किसी तरह नहीं जा सकता। हार में जाना मतलब खेत में, खलिहान में जाना फसल की रखवाली के लिए। खेत में ही खटोला बना दिया जाता है और उस पर किसान
अपने खेत की रखवाली करता है, उसी को हार कहते हैं। तो कम्बल के बिना हार में रात को वह किसी तरह नहीं जा सकता, मगर सहना मानेगा नहीं। घुड़कियाँ जमावेगा, गालियाँ देगा, बला से जानू मरेंगे, बला सिर से टल जाएगी। यह सोचता वह अपना भारी भरकम डील लिए हुए, जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था, स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटे, कम्बल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। ये हल्कू अपनी पत्नी से कह रहा है कि लाओ दे दो, गला तो छूटे, कम्बल खरीदने के लिए कोई दूसरा उपाय करेंगे, फिर देखेंगे, कुछ और सोचेंगे। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरती हुई बोली, आंखें तरेर करके, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनूं, कौन उपाय करोगे? कौन खैरात दे देगा कम्बल? न जाने कितनी बाकी है और जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते? मर मर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपये ना दूंगी। कह रही है कि खेती करते ही किस लिए हो, जब सिर्फ पेट भरने भर ही होता है, उसके अलावा कुछ बचता ही नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा खेती में दिन रात खट के, इतना मेहनत करके, काम करके, उन्हीं लोगों के देने भर होता है, उन्हीं लोगों भर होता है देने को, तो फिर हम लोगों को इतने मेहनत करने की क्या फ़ायदा है। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? पैसे अगर तुम नहीं देने चाहती हो तो फिर मुझे गाली पड़ेगी, तो मैं गाली खाऊं? मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा? क्या उसका राज है? गाली देगा? मगर यह कहने के साथ उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गईं, मतलब कुछ सोचने लगी। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपये निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब की से खेती, मजूरी में सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेगी, किसी की धौंस तो ना रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वाह उसी में झोंक दो, उस पर भी से भी धौंस सहो अलग से। मतलब क्या फ़ायदा है खेती करके लाओ, मेहनत करके, फिर उसी में झोंक दो, उसमें भी धौंस सहो दूसरे की। ये लोग असल में पैसा जो कर्ज हुआ है इस खेती के वजह से ही हुआ है, और ये लोग रुपया चुका रहे हैं, उसका जो ब्याज बन रहा है वो चुका रहे हैं, हर साल हर महीने चुकाते जा रहे हैं, फिर भी उसका क्लियर नहीं हो पा रहा है। असल में सूद जो बढ़ जा रहा है उसी में फंसा हुआ है। मूलधन का मूलधन बचा ही रह जाता है, इधर सूद देने में ही समय जा रहा है, भरते जा रहे हैं, उससे कई गुना भर चुके अभी तक। हल्कू ने रुपये लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उस रुपये से को देने में ऐसा आभास हो रहा है। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट कपट कर 3 रुपये कम्बल के लिए जमा किए थे, वह आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। दीनता के भार से मतलब गरीबी की भार से। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे ठिठुरते हुए मालूम होते थे। पूस महीने की अंधेरी रात और आकाश में तारे तक ठिठरते हुए नज़र आ रहे थे, मतलब ठंड इतनी अधिक थी। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े कांप रहा था।
ऊख की खेत में, ऊख मतलब ईख, गन्ने की खेत में, वो खटोले पर जो मचान बनाता है रखवाली के लिए किसान, उस पर बैठकर अपनी पुरानी गाड़ी की कीमत से जो कंबल ख़रीदा था, फट चुकी है वो कंबल, पुरानी पड़ चुकी है, और मात्र लपेटे हुए नाम मात्र का ठिठुरता हुआ कोने में बैठा हुआ है। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। जबरा कुत्ता है। और इस पुष की रात कहानी में इस हल्कू का एक दोस्त है कुत्ता जबरा, जबरा नाम है कुत्ता का। बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछ भी देता है कि पुष की रात कहानी में कुत्ता का जो पात्र है कुत्ता, उसका नाम क्या है, तो जबरा है, ध्यान रखिएगा। तो जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। दो में से एक को भी नींद ना आती थी, मतलब ना हल्कू सो रहा था ना कुत्ता, जबरा। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? पूछ रहा है जबरा से, कुत्ते से, कि क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेट रहा, तो यहाँ क्या लेने आए थे? अब खाओ ठंड, मैं क्या करूँ? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ, दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए, अब रो नानी के नाम को। हल्कू जबरा से कह रहे हैं और बात कर रहे हैं इस तरह से कि अब रो नानी के नाम को। तुमको तो लगा कि मैं यहाँ हलवा पूरी खाने के जा रहा हूँ तो मैं भी चलूँ, मुझे भी मिलेगा, और आ गए यहाँ ठंड में ठिठुरने के लिए। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कूं कूं को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जम्हाई लेकर चुप हो गया। जम्हाई लेकर चुप हो गया। जम्हाई लेना मतलब सांस जोर से खींचना। उसकी स्वान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया, स्वामी को मेरी कूं कूं से नींद नहीं आ रही है। स्वान बुद्धि, स्वान का अर्थ होता है कुत्ता, तो उस कुत्ते की बुद्धि ने ताड़ लिया कि मालिक को मेरे कूं कूं के वजह से शायद नींद नहीं आ रही थी, चुप हो जाए, इसलिए चुप हो गया। हल्कू ने हाथ निकाल कर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यह रांड पछुआ न जाने कहाँ से बर्फ़ लिए आ रही है। ये जो रांड पछुआ को गाली दे रहे हैं। पछुआ मतलब पश्चिम की दिशा से चलने वाली हवा, पछुआ। ये रांड पछुआ न जाने कहाँ से बर्फ़ लिए हुए अपने साथ आ रही है और हम लोगों को इतनी सर्दी में कपा रही है इस तरह से। उठूं फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिलम तो पी चुका। यह खेती का मज़ा है, और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कम्बल, मजाल है कि जाड़ा जाए कि जाड़े का गुजर हो जाए। तकदीर की बखूबी है, मजूरी हम करें, मज़ा दूसरे लूटे। ये अपने भाग्य पर पश्चाताप कर रहा है हल्कू कि देखो तो क्या किस्मत है, दिन रात मेहनत करते हुए भी जाड़े से बचने के लिए, शरीर को ढकने के लिए ठीक से कंबल नहीं है, कपड़े नहीं हैं, और ऐसे ऐसे लोग हैं समाज में जिनके पास कपड़े इतने हैं कि जाड़े डर के मारे उससे दूर रहता है, जाड़ा उससे दूर रहता है और हमसे कम मेहनत करता है। फिर भी हल्कू ने चीलम पीते हुए कहा, पिएगा चीलम? जाड़ा तो क्या जाता है,
जरा मन बहल जाता है। कह रहा है चिलम पीते हुए हल्कू जबरा से, कुत्ता से, कि चिलम पिएगा। इस चिलम से नाम का जाड़ा जाता है, जाड़ा नहीं जाता है, बस मन बहल जाता है, थोड़ा सा लुभा जाता है, भुला जाता है, खो जाता है। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू आज और जाड़ा खा ले। हल्कू कह रहा है आज और जाड़ा खा ले। कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुस कर बैठना, तब जाड़ा न लगेगा। बोल रहा है कल से पुआल बिछा दूंगा, उसके बाद उसी में घुस के बैठना, फिर थोड़ा कम जाड़ा लगेगा या ना लगेगा। ना लगने की तो बात ही नहीं है, कम लगेगा। जबरा ने अगले पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। कुत्ता जो है जबरा घुटनियों पर बैठ गया, उसकी घुटने पर अपना घुटनी रख दिया और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया, मालिक के मुंह के पास। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी, कुत्ते की गर्म सांस हल्कू को लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ हो अब की सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा, मतलब हृदय कांपने लगा। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट पर, जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। ठंड इतनी अधिक थी कि नींद ही नहीं है। उस ठंड में कपकपी सा लग रहा है अंदर से। जब किसी तरह ना रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। थोड़ा ठंड कम लगता है अगर इस तरह से दूसरा जीव अगर साथ में रहे तो ठंड का प्रभाव थोड़ा कम होता है। तो अपने साथ में गोद में जबरा को सुला लिया, कुत्ते को सुला लिया साथ में। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में चिपकाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे ना मिला था। जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यही है। जबरा जो कुत्ता है वो सोच रहा था कि शायद स्वर्ग इसी को कहते हैं। कितना अच्छा मालिक मिला है जो गोद में चिपका के सुला रहा है। और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक ना थी। मतलब उस कुत्ते से जरा सा भी गंध, भले बदबू लग रही थी, फिर भी उससे इतना प्रेम था कि उसे बच्चे की तरह चिपका के गोद में सुला रहा है। मतलब घृणा बिल्कुल नहीं थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी ही तत्परता से गले लगाता। वह अपनी दीनता से आहत ना था, मतलब अपनी गरीबी से आहत ना था, दुखी ना था, जिसने आज उसे इस दशा को पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। उस जबरे की मित्रता ने उसे सारे गमों से दूर कर दिया था। सब गम वो भूल चुका था और उसी मित्रता में वो खो गया था एक तरह से। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। कोई जानवर की आवाज़ सुनाई दी। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। कुत्ते का प्रकृति भी है, स्वभाव भी है वफादारी निभाना। तो किसी जानवर की आहट सुना तो उसने तुरंत चौकन्ना हो लिया और ठंड से डरने के बजाय वो चल पड़ा फिर उस जानवर की तरफ कि कौन से जानवर है, क्या है। वह झपट कर उठा और छतरी के बाहर आकर भूखने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमकार कर बुलाया पर वह उसके पास ना आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भूखता रहा।
एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। मतलब उसका कर्तव्य था अपनी मालिक की हिफाजत करना और मालिक की वफ़ादारी निभाना। अगर वो दौड़ के नहीं जाता देखने के लिए तो फिर हल्कू को जाना पड़ता। तो ये चाह रहा था कि हम जाए देखें क्या है, ताकि हल्कू यहाँ जो थोड़ा सा गर्म अनुभव हो रहा है यहाँ पे चुपचाप दुबका रहे, ठंड में ना बाहर निकले, ये कारण है। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा में धधकाना शुरू किया। रात ने शीत को हवा में धधकाना शुरू किया। अब शीतलहर चलना शुरू हो गया, एकदम ठंडी हवा। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। मतलब ठंड इतनी है कि हुकड़ू मुकड़ू होकर बैठ गया बचने के लिए ठंड से। फिर भी ठंड कम ना हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है। धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा है। हिम बह रहा है मतलब बर्फ़ बह रहा है। इतनी ठंड हो गया है शरीर, ठंडी हो गई शरीर पूरा। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है। सप्तऋषि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर भर से ऊपर रात है। पहले के समय में लोगों के पास घड़ी नहीं होती थी, तो तारों को देखकर अनुमान लगाते थे कि अभी कितनी रात बीती है या कितनी देर है अभी सुबह होने में। तो सप्तऋषि एक तारा है, तारामंडल है, 7 तारों का एक समूह है, और वो अभी चढ़ा भी नहीं था। मतलब पश्चिम की दिशा से कोई भी तारा या सूरज हम लोगों को दिखाई देता है पश्चिम की नहीं, पूर्व से पश्चिम की तरफ जाते हुए। तो ऐसा इसलिए क्योंकि पृथ्वी का जो घूर्णन है वह है पूर्व से पश्चिम की तरफ नहीं, ऐसे पश्चिम से पूर्व की तरफ निकल कर जाते हैं, फिर अंदर से हम लोग ऐसे घूम के फिर इधर पश्चिम की तरफ निकलते हैं। तब लगता है कि सूर्य पूर्व की तरफ निकल रहा है, और फिर हम लोग जब पूर्व की तरफ नीचे की तरफ जाते हैं तब लग रहा होता है कि सूर्यास्त हो रहा है पश्चिम की दिशा में, सूर्य छुप रहा है पश्चिम की दिशा में। तो सप्तऋषि अभी पूर्व की तरफ निकला ही था, ऊपर चढ़ा नहीं था, और चढ़ा नहीं था इसका मतलब रात अभी काफ़ी बाकी था। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का बाग था। आमों का बाग था, आम का बगीचा था कुछ दूरी पर। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। ठंड इतनी अधिक थी कि मन कर रहा था कि जाकर पत्तियां जमा करके उसमें माचिस जला के और सेक लूं, तो ठंड कुछ कम पड़े, कुछ राहत मिले। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो, मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता। एक तो डर भी रहा है कि रात में अगर कोई देख ले कि कौन पत्तियां बटोर रहा है इस तरह से रात में, तो कोई सोचेगा, मन में सोच भी रहा है कि कोई सोचेगा कि भूत है, भूत पिशाच। जो इंसान अपने अंदर से होता तो कुछ नहीं है, लेकिन एक अंदर में डर बना कर रखा हुआ है कि रात में घूमेंगे अकेले तो भूत मिलेगा, पिशाच मिलेगा। लेकिन फिर ठंड इतनी है कि मन भी नहीं मानता, सोच रहा है कि चलकर जो सोचना हो सोचे, हम चलकर तापे तो कम से कम। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका
एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। अरहर, जिसको राहर कहते हैं, राहर के कई पौधे उखाड़ कर छोटे छोटे होंगे तो उसका झाड़ू बना लिया और हाथ में सुलगता हुआ उपला होता है गोबर के बना हुआ कंडे, और उसको जिसमें आग हो उसको लेकर चल दिया जलाकर तापने के लिए। पत्तियों को जमा करके झाड़ू की तरफ बना लिया, जो उससे जमा करेगा पत्तियों को और जलाएगा। जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू को देखकर दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापें। टाढ़े हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे। अभी तो रात बहुत है, मतलब अगर गर्म हो जाएंगे, ताप लेंगे, सेक लेंगे शरीर को, उसके बाद फिर आकर सो जाएंगे। जबरा ने कूं कूं करके सहमति प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर चला। जबरा ने कूं कूं करके सहमति प्रकट की, मतलब हाँ में हाँ मिलाया कि हाँ ठीक है, चलो ताप लिया जाए। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक कर रही थी। 1 मिनट। जबरा ने कूं कूं करके सहमति प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। ओस की बूंदें मतलब जो शीत होता है, शीत चलती है जो, उससे पत्तियों पर जो बर्फ़ की तरह जम जाता है, उसके बाद वही पानी बनकर फिर टपकता है। वही ओस की बूंदें टपक रही थी, टप टप करके नीचे ज़मीन पर। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। मेहंदी का पेड़ से चलकर खुशबू लिए हुए आया मेहंदी की। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारी नाक में भी सुगंध आ रही है। पूछा कि शायद मुझे, जब कुत्ते की नाक तो इंसान से अधिक तेज़ होता है। जबरा को कहीं ज़मीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी। उसे वह चिचोड़ रहा था, मतलब मुंह से टमल रहा था, देख रहा था। हल्कू ने आग ज़मीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का एक ढेर लग गया। हाथ ठिठुरे जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। ठंड को जलाने के लिए, ठंड को भस्म करने के लिए, ठंड को हटाने के लिए, दूर करने के लिए वो पत्तियों को जमा कर रहा है और जलाएगा, और इसी जलाने से ठंड खुद ब खुद भाग जाएगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष के पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस स्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतार कर बगल में दबा लिया और दोनों पांव फैला दिए, मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में जो आए सो कर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा ना सकता था। मतलब ठंड पर विजय पा लिया और ठंड को ललकार रहा है। देखो किसकी जीत हुई। उसने जबरा से कहा, क्यों जबरा, अब ठंड नहीं लग रही है? जबरा ने कूं कूं करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी। पहले से यह उपाय ना सूझा? नहीं, इतनी ठंड क्यों खाते?
जबरा ने पूंछ हिलाई। अच्छा आओ इस अलाव को दूर कर पार रख करें, देखें कौन निकल जाता है। अगर जल गया बच्चा तो मैं दवा ना करूँगा। जबरा से कह रहा है कि अच्छा अब मस्ती सुझाए लोगों को, जब ठंड भागी है तो, कि चलो इस अलाव को टप के पार करें, इसमें कूदे, देखें फलांग करके कौन दूर तक फलांगता है, कौन अधिक सक्षम है इसको लांघने में, आग को लांघने में। और ये भी कह रहा है कि जल गया बच्चा, जबरा से कह रहा है जल गया बच्चा तो दवा मैं नहीं करूँगा, इसलिए रिस्क अपना अपना रखना है। जबरा ने उस अग्नि राशि की ओर कातर नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल ना कह देना, नहीं तो लड़ाई करेगी। हल्कू कह रहा है कि मुन्नी से कह मत देना कि मैंने कहा था इसे टपने के लिए, नहीं तो फिर मुझसे लड़ बैठेगी। यह कहता हुआ उछला और अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा लपट लगी पर वह कोई बात ना थी। जबरा आग के गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा चलो चलो इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। वह फिर कूदा और अलाव के इस पार आ गया। जबरा एक बार तो कूद चुका तो बोला ये सही नहीं रहा, फिर से बढ़िया से कूदो। पत्तियां जल चुकी थी, बगीचे में फिर अंधेरा छाया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। मतलब पत्तियां अब जल के ख़त्म हो चुकी थी और थोड़ी थोड़ी आग बची हुई थी जो हवा के झोंका आती थी तो वो सुलगता था एक तरह से, और फिर चुप। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर जो शीत बढ़ती जाती थी उसे आलस से दबाए लेता था। अब फिर से ठंड हावी होने लगी। फिर से अभी तो गर्म हुआ था, अब फिर ठंड का दबाव पड़ने लगा धीरे धीरे जैसे जैसे आग बुझती गई। जबरा जोर से भूंककर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड उसके खेत में आया है। शायद नीलगायों का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाज़ें साफ कान में आ रही थीं। फिर ऐसा मालूम हुआ कि वह खेत में चर रही हैं। उनके चबाने की आवाज़ चर सुनाई देने लगी। जब तक इधर ये लोग आग सेक रहे हैं तब तक उधर खेत में नीलगाय आकर फसल उड़ा दे रही है। उसने दिल में कहा नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नीचे ही डाले, नोच ही डाले। अगर कोई जानवर आ भी जाए तो इन तो नोच ही डालेगा। मुझे भ्रम हो रहा है, कहाँ अब तो कुछ नहीं सुनाई देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई, जबरा जबरा। जबरा भूंकता रहा, उसके पास ना आया। फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा ना दे सका। मतलब सचमुच गाय चर रही थी और जबरा चला गया था उसे भगाने के लिए। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा दंदाया हुआ था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असूझ जान बैठा पड़ा। वह अपनी जगह से ना हिला, मतलब छोड़ ही दिया, जाओ जो करना है करो। ठंड इतनी थी, हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कि उठ के जाए, जानवरों के पीछे दौड़े शीत में ऐसी ही ठंड होती है एकदम से। फसल भींगी हुई होती है, उसमें दौड़ेगा तो पूरा भींग जाएगा। उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई, लीहो लीहो लीहो। जबरा भूख उठा। जानवर खेत चर रहे थे, फसल तैयार है। कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। खेती अच्छी थी लेकिन ये जो जानवर घुस गए आके चरने लगे हैं, अब उसका सर्वनाश कर रहे हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा।
और राख को कुरेद कर अपनी ठंड देह को गरमाने लगा। इतनी ठंड थी। फिर से वापस आकर बैठना पड़ा उसी गर्म राख के पास जो बुझ चुकी थी। जबरा अपना गला फाड़े डालता था, नीलगायें खेत का सफाया किए डालती थीं और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मण्यता ने रस्सियों के भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। मतलब उसे थोड़ी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उठ के जाए और गायों को भगाए जो चर रही थी। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। जा। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा कोई भी सोता है? तुम्हारे मड़ैया डालने से क्या हुआ? मतलब वो जो रखवाली के लिए लगाए हो मड़ैया, जो बनाए हो खटोला, उसके डालने के फ़ायदे क्या हुए? वो तो चर ही गई, खेत तो उजड़ गया। अब तुम्हारा फ़ायदा क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा। तुझे अपने खेत की पड़ी है? पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत की डांड पर आए मतलब यारी पर आए, मेड़ पर आए। देखा सारा खेत रौंदा हुआ पड़ा है और जबरा मड़ैया के नीचे चित लेटा है मानो प्राण ही ना हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात की ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा, जा। और इसी के साथ कहानी समाप्त होती है कि अब तो रात को आकर यहाँ तो जगना नहीं पड़ेगा, यहाँ ठंड में समय तो नहीं बिताना पड़ेगा। अब छुट्टी हो गया ना, ख़त्म हो गई कहानी। तो ये थी कहानी पूस की एक रात। तो देखा आप लोगों ने कि प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से किसान की जीवन की कैसी विडंबना थी उस समय, और अभी कुछ बहुत सुधरा नहीं है, अब की भी स्थिति कुछ ऐसा ही है। इसलिए तो इस कहानी को पाठ्यक्रम में रखा गया है ताकि बच्चे पढ़ें और इससे सीखें। धन्यवाद।